हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो स्कूल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। रेडियो स्कूल सुनने वाले सभी बच्चों, अभिभावकों और श्रोताओं, आप सबको मालूम है कि कोरोना संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस बीमारी को रोकने का प्रयास कर रही है। बच्चों, कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं, आसपास स्वच्छता बनाए रखें और घर पर ही रहकर अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम को सुनें। कार्यक्रम के बाद अभिभावक अपने बच्चों से चर्चा करें कि उन्होंने इस कार्यक्रम में क्या सीखा, उसे लिखने को कहें। पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, इसलिए पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें प्रतिदिन 1 घंटा अवश्य पढ़ें और लेखन कार्य हेतु भी बच्चों को प्रेरित करें। पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने से बच्चे अगली कक्षा हेतु तैयार होंगे। बच्चों, आप सबने रात में तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, कितने प्यारे लगते हैं। ठीक वैसा ही एक कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे जिसका नाम है झिलमिल। तो देर न करते हुए आपको सुनवाते हैं सामाजिक विज्ञान विषय पर आधारित कार्यक्रम झिलमिल। ध्यान रहे कि परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम झिलमिल एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। कक्षा संचालन के दौरान शिक्षक रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि करवाते हैं। चूँकि रेडियो अभी घर पर ही सुनना है, अतः सभी छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावकों से अनुरोध है कि रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार गतिविधि अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम झिलमिल। आज का कार्यक्रम है सजीव वस्तुओं की विशेषताएं। आप सुनेंगे कक्षा 4वीं और 5वीं के लिए बनाया गया पारस्परिक रेडियो कार्यक्रम झिलमिल। इस कार्यक्रम में हम रेडियो सुनते हुए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर बहुत कुछ सीखेंगे। प्रिय शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी को दीदी का नमस्कार। इस परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये विज्ञान का कार्यक्रम है और आज के कार्यक्रम में हम सजीव वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में सीखेंगे। मुन्नी, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? राजू, मैं बगीचे की विभिन्न चीजों को देख रही हूँ, जैसे आम का पेड़, पौधे, घास, तालाब की मछलियाँ, झूला, गमले और पत्थर की बेंच जिस पे मैं बैठी हूँ। इनमें देखने के लिए क्या है? इन्हें तो हम कई सालों से ऐसे ही देख रहे हैं। वही पेड़ है, वही पौधे, घास, मछली, झूला, गमले, बेंच, सभी कुछ तो वैसा ही है। सभी कुछ वैसा नहीं है राजू। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि साल भर में ये आम का पेड़ बदल गया है। ये पौधे, ये घास, मछली, ये भी बदल गए हैं, लेकिन ये झूला, बेंच और ये गमले अभी तक नहीं बदले हैं। ये भी तो बदल गए हैं मुन्नी। देखो, ये झूला पिछले साल पीले रंग का था, पर अब ये लाल रंग का है। ये गमले पहले नए लगते थे, अब कितने गंदे लगते हैं। और ये बेंच भी। राजू, जो तुम कह रहे हो वो सही है, पर मुझे लगता है कि आम के पेड़ और इस झूले में जो बदलाव आए हैं वे अलग अलग तरीके के हैं। इन दोनों के बदलाव में अंतर जरूर है, लेकिन वो मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। मुन्नी, तुम क्या कर रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है तुमने खुली आंखों से सपने देखने शुरू कर दिए हैं। राजू, मुन्नी, नमस्ते बच्चों। क्या बात है, तुम दोनों बड़े गंभीर ख्यालों में खोए हुए लगते हो। दीदी, अच्छा हुआ जो आप आ गई। मुन्नी अजीब सी बातें कर रही है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी अजीब बातें भी ठीक ही लग रही हैं। राजू, तुम्हारी बातें भी कम अजीब नहीं हैं। हाँ मुन्नी, बताओ तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? दीदी, मैं कह रही थी कि पिछले कुछ सालों में ये आम का पेड़, ये पौधे, तालाब की ये मछली,
ये घास में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। पर ये राजू बहस कर रहा है कि झूला, गमले, बेंच में भी बदलाव हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों बदलाव एक जैसे नहीं हैं। बहुत अच्छे। तुम्हारा अवलोकन और तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है। बस समस्या ये है कि तुम ये नहीं बता पा रही हो कि इन दो तरह के बदलाव में अंतर क्या है। बच्चों, मैं तुम्हें समझाती हूँ। चलो, दो समूह बनाते हैं। पेड़, पौधे, मछली, घास को हम पहला समूह कहेंगे। पहले समूह में पेड़, पौधे, घास और तालाब की मछलियाँ होंगी। मुन्नी, अब तुम बात को आगे बढ़ाओ तो। हाँ दीदी, लेकिन झूला, गमले और बेंच तो बदलते हुए नहीं लगते। ठीक है, ये झूला, गमले और ये बेंच, इन्हें हम कहेंगे दूसरा समूह। ठीक है, दूसरे समूह में झूला, गमले और ये बेंच होगी। दीदी, पर दूसरे समूह की चीजों में भी बदलाव होते हैं ना? थोड़ा सब्र करो, उस पर भी बात करेंगे हम। ठीक है राजू, तुमने दूसरे समूह की चीजों में क्या बदलाव देखे? ये झूला पिछले साल पीला था, पर अब ये लाल है। ये गमला पहले नया था, पर अब ये गंदा लगता है। और ये पत्थर की बेंच कुछ साल पहले बहुत चमकती थी, लेकिन अब पुरानी लगती है। राजू, तुम चीजों को बारीकी से देख लेते हो। ये झूला बदला हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि माली ने इस पर नया रंग लगा दिया है। और ये गमला इसलिए बदला क्योंकि बरसात और सूरज की किरणों ने इसके रंग को धुंधला और गंदा कर दिया। और इस बेंच की चमक उठने बैठने, बरसात और धूल से चली गई है। ध्यान दो कि इन चीजों में जो भी परिवर्तन आए हैं वे बाहरी कारणों से आए हैं। मुन्नी, अब तुम बताओ, तुमने पहले समूह में क्या बदलाव देखे? ठीक है दीदी, मैं आम के पेड़ से शुरू करती हूँ। जब हमने इस आम के पेड़ को पहली बार देखा था, तब ये बहुत छोटा था और इसमें कुछ ही शाखाएं और पत्तियां थी। लेकिन साल भर में ये बड़ा हो गया है और इसमें कई शाखाएं आ गई है। अब तो इसमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। मुझे पूरा भरोसा है इस मौसम में इसमें फल भी लगेंगे। और ये मछलियाँ भी पिछले साल बहुत छोटी छोटी थी और इनकी संख्या भी बहुत कम थी, पर इस साल इनकी संख्या भी बढ़ गई है और आकार भी बड़ा हुआ है। मुन्नी, और घास के बारे में? दीदी, गर्मियों में इस बगीचे की घास सूख गई थी, लेकिन बरसात में ये फिर से हरी हो गई हैं। इसी तरह पौधों में माली इन पौधों की कटाई करता है, लेकिन इनमें फिर से नई नई कोपलें निकलती रहती है। इन सभी चीजों में ये बदलाव किसी बाहरी कारणों से नहीं हुए हैं, बल्कि उनके अंदर के कारणों से हैं। मुन्नी, तुम भी बहुत अच्छी तरह से चीजों में बदलाव को देख लेती हो। ये आम का पेड़ अपने आप बढ़ता है, ये मछलियाँ ये भी अपने आप बड़ी होती हैं और बढ़ती हैं। अब घास पर आए तो ये भी गर्मी में सूख जाती है और बरसात आने पर अपने आप निकल आती हैं। पौधों की कोपलें भी अपने आप निकलती रहती हैं। इसका मतलब है कि पहले समूह की चीजों में बदलाव अपने आप होते हैं। क्या अब तुम्हें समझ में आया कि पहले समूह और दूसरे समूह में क्या अंतर है? वे बदलाव जो पेड़ों में, पौधों में, घास में और मछलियों में आए, वे उनके अंदर से थे या प्राकृतिक रूप से थे? वहीं दूसरे समूह में आए बदलाव बाहरी कारणों से थे या अन्य कारणों से थे? शिक्षक विद्यार्थियों से कहें कि ऐसी दूसरी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें पहले समूह में जोड़ा जा सके, यानी वे चीजें जो अपने आप बदलती हैं या प्राकृतिक रूप में बदलती हैं। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया जैसी चीजों की तरह आपके विद्यार्थियों ने भी पहले समूह के लिए कई चीजें बताई होंगी। शिक्षक अब विद्यार्थियों से कहें कि वे ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें दूसरे समूह में रखा जा सके, ऐसी चीजें जिनमें बाहरी कारणों से बदलाव आते हैं।
मेज, ब्लैकबोर्ड, दीवार, पत्थर, चप्पलें, किताबें, बैग। इसी तरह आपके विद्यार्थियों ने भी दूसरे समूह के लिए कई चीजें बताई होंगी। शिक्षक विद्यार्थियों से पूछें कि पहले और दूसरे समूह की चीजों में कोई एक मुख्य अंतर कौन सा है? दीदी, पहले समूह की चीजें जीवित हैं, वही दूसरे समूह की चीजों में जीवन नहीं है। बिल्कुल सही बच्चों, पहले समूह की चीजों में जीवन होता है, इसलिए हम इन्हें सजीव वस्तुएं कहते हैं। दूसरे समूह की चीजों में जीवन नहीं होता, इसलिए इन्हें निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। ओफो दीदी, मैं ये अभी समझ नहीं पाई। हमने अभी जो किया, हमने इन वस्तुओं को सजीव और निर्जीव समूह में बांटा है। हाँ, हमने इन्हें सजीव और निर्जीव समूहों में बांटा था। इस संसार की सभी चीजों को इन दो समूहों में बांटा जा सकता है, सजीव और निर्जीव। सजीव वस्तुएं वे होती हैं जिनमें जीवन होता है और निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता। दीदी, जब भी हम समूहीकरण करते हैं, तब हम उनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। इन सजीव वस्तुओं में क्या क्या गुण होते हैं? मैं तुम्हें समझाती हूँ। सजीव वस्तुओं के 4 मुख्य गुण या विशेषताएं होती हैं। पहला गुण है बच्चों, सभी सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं या उनमें विकास होता है। सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं, जैसे हमारा आम का पेड़। सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की जरूरत होती है, जैसे वो बच्चा जो मठरी खा रहा है। हाँ राजू, सभी सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं, जैसे मैं सांस ले रही हूँ। सभी सजीव वस्तुओं में प्रजनन क्रिया होती है, जैसे तालाब की मछलियों में। शिक्षक और विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। सभी सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं, सजीव वस्तुएं भोजन ग्रहण करती हैं, सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं और सजीव वस्तुएं सांस भी लेती हैं। सजीव वस्तुओं की ये मुख्य विशेषताएं हैं। दीदी, आपको क्या लगता है, हम ये सब याद रख सकते हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। चलो पता करते हैं कि विद्यार्थियों को ये सब याद है या नहीं। प्रिय शिक्षक, कृपया कक्षा में पीछे बैठे किसी छात्र से सजीव वस्तुओं की 2 विशेषताएं पूछें। सही उत्तरों को ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएं। शिक्षक कक्षा के बीच से किसी छात्रा से सजीव वस्तुओं की 2 अन्य विशेषताएं बताने को कहें। सही उत्तरों को ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएं। सजीव वस्तुओं के 4 मुख्य लक्षण हैं। सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं, सजीव वस्तुएं भोजन ग्रहण करती हैं, सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं और सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। शिक्षक बोर्ड पर चारों सही उत्तर लिखने के बाद सबसे ऊपर शीर्षक लिख दें, सजीव वस्तुओं की विशेषताएं। शिक्षक कक्षा के अलग-अलग हिस्सों से 4 छात्रों और 4 छात्राओं को कक्षा में आगे आने को कहें। शिक्षक अगर सभी छात्र तैयार हों तो उनसे मेरे सवालों का उत्तर देने को कहें। शिक्षक और विद्यार्थियों, मैं पहले से ही सतर्क कर दूं कि इसमें से कुछ सवाल चक्कर में डालने वाले होंगे। हो सकता है उनके उत्तर भी ना हो। शिक्षक पहले छात्र से एक सजीव वस्तु का नाम बताने को कहें जो बढ़ती है। ये तो बहुत आसान रहा होगा। अब शिक्षक दूसरे छात्र से ऐसी निर्जीव वस्तु का नाम पूछें जो पुरानी होने पर अपने आप बढ़ती है।
दीदी, ऐसी कौन सी निर्जीव वस्तु है जो पुरानी होने पर बढ़ती है? मुन्नी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मेरी जानकारी में ऐसी कोई भी निर्जीव वस्तु नहीं है जो पुरानी होने पर अपने आप बढ़ती है। शिक्षक, अब तीसरे बच्चे से एक सजीव वस्तु का नाम पूछें जो भोजन ग्रहण करती हो। शिक्षक चौथे छात्र से एक ऐसी निर्जीव वस्तु का नाम बताने को कहें जो भोजन ग्रहण करती हो। दीदी, मैं तो ऐसी किसी निर्जीव वस्तु को नहीं जानता जो भोजन ग्रहण करती हो। राजू, मैं भी नहीं जानती। शिक्षक कृपया पांचवे छात्र से एक सजीव वस्तु का नाम बताने को कहें जो सांस लेती हो। शिक्षक छठवें छात्र से एक ऐसी निर्जीव वस्तु का नाम बताने को कहें जो सांस लेती हो। दीदी, ऐसी कोई निर्जीव वस्तु नहीं होती जो सांस लेती हो। राजू, मुझे लगता है तुम सही हो। शिक्षक सातवें छात्र से एक सजीव वस्तु का नाम पूछें जो प्रजनन कर सकती है। शिक्षक अंतिम छात्र से एक ऐसी निर्जीव वस्तु का नाम बताने को कहें जो प्रजनन कर सकती है। बहुत अच्छा विद्यार्थियों, मुझे भरोसा है आपने सजीव वस्तुओं के लिए सही उत्तर दिए होंगे, लेकिन निर्जीव वस्तुएं ये सब नहीं करती। विद्यार्थियों, अब हम सजीवों की विशेषताओं को और अच्छी तरह से समझने के लिए कक्षा में कुछ गतिविधियां करेंगे। शिक्षक ध्यान दें कि छात्र मेरे अगले निर्देश का सही तरह से पालन करें। विद्यार्थियों, जब मैं संगीत शुरू करूं, तब आपको अपनी नाक और अपना मुंह बंद करना होगा, जिससे हवा न तो अंदर जाए और न बाहर आए। जब तक संगीत बंद न हो, तब तक नाक और मुंह न खोलें। मैं भी आपके साथ ये गतिविधि करूंगी। अगर आप तैयार हैं, तो अपनी नाक और मुंह बंद कर लें। विद्यार्थियों, अब अपने नाक और मुंह खोल लें और जल्दी से एक गहरी सांस लें। शिक्षक देखें कि सभी विद्यार्थियों ने अपनी नाक और मुंह खोल लिए हैं। शिक्षक 2 विद्यार्थियों से पूछें कि जब उनकी नाक और मुंह बंद थे तो उन्हें कैसा लग रहा था। दम घुट रहा था। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको भी मेरी तरह दम घुटने का आभास हुआ होगा। विद्यार्थियों, जब हम अपनी नाक और मुंह बंद करते हैं तो हमारा सांस लेना ही बंद हो जाता है और हम बहुत बेचैन सा महसूस करते हैं। हम जल्द से जल्द सांस लेना चाहते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से पूछें कि क्या वे बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं। नहीं, बिना सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते। सजीव वस्तुएं बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकती। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी पर्यावरण से वायु लेते और देते हैं, हालांकि हम उन्हें ऐसा करते देख नहीं सकते। शिक्षक बिना सांस लिए से पूछें कि क्या वे लंबे समय तक बिना खाना खाए जिंदा रह सकते हैं। नहीं, हम बिना खाना खाए बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते। सजीव वस्तुओं को भोजन ग्रहण करना ही पड़ता है। लेकिन दीदी, पौधे भी सजीव होते हैं।
परंतु मैंने उन्हें कुछ खाते हुए नहीं देखा। ओफो, राजू को लगता है खाने का मतलब सिर्फ दाल, चावल, रोटी ही है। राजू, हम जो मिट्टी, पानी और खाद डालते हैं वही पौधों का भोजन है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मुन्नी। पौधे खाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। शिक्षक कक्षा के सभी विद्यार्थियों को 5-5 के छोटे समूहों में बांट लें। शिक्षक, अगर आपने समूह बना लिए हों तो उनसे कहें कि वे आपस में चर्चा करें कि स्कूल आने से पहले सुबह उन्होंने क्या-क्या खाया। दीदी, मैंने पूरी और आलू की सब्जी खाई थी। दीदी, मैंने दाल और चावल खाए। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने भी इसी तरह की कुछ चर्चा की होगी। अब आप छात्रों से समूह में चर्चा करने को कहें कि उनके आसपास पाए जाने वाले जानवर और पक्षी क्या खाते हैं। दीदी, हमारे घर में जो बिल्ली है वो चूहा खाती है। कभी कभी तो चिड़िया भी पकड़ लेती है। और हमारा कुत्ता वो सब खाता है जो हम खाते हैं। वैसे उसे मांस बहुत पसंद है। हमारे यहाँ एक तोता भी है, वो कीड़े और अनाज खाता है। मट्टू, बताओ तुम क्या खाते हो? मट्टू तो फल और सब्जियां खाता है। कभी कभी ये चिड़िया के घोंसले में हमला करके उसके बच्चों को भी खा जाता है। बिल्कुल सही बच्चों। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने भी कुछ इसी तरह की चर्चा की होगी। अब हम सजीव वस्तुओं की दूसरी विशेषता पर चलते हैं, जो है प्रजनन। दीदी, ये प्रजनन क्या होता है? प्रजनन, मुन्नी, तुम मुझे बता रही थी ना कि तालाब की मछलियों की संख्या बढ़ गई है। सोचो, ये कैसे हुआ? बेशक, बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को जन्म दिया, जैसे राजू की भेड़ ने पिछले हफ्ते एक मेमने को जन्म दिया था। बिल्कुल सही मुन्नी। मछलियों का संख्या में बढ़ना और भेड़ का मेमने को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। दीदी, मुन्नी कह रही थी कि उस आम के पेड़ में भी इस मौसम में फल लगेंगे। इसका मतलब है हमें आम मिलेंगे। आम की गुठली जमीन पर गिरेगी और उससे और नए आम के पेड़ निकलेंगे। क्या ये भी प्रजनन है? बहुत अच्छा राजू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बीजों से पौधों का बनना भी प्रजनन कहलाता है। शिक्षक, कृपया ब्लैक बोर्ड पर लिखें सजीव वस्तुएं। शिक्षक, ब्लैक बोर्ड पर सजीव वस्तुओं के बाजू में लिखें प्रजनन की विधि। शिक्षक, सजीव वस्तुओं के नीचे कुत्ता लिखें, उसके नीचे कौवा लिखें, उसके नीचे सांप लिखें और उसके नीचे बंदर लिखें। उसके नीचे सूरजमुखी लिखें और उसके नीचे ज्वार लिखें और फिर उसके नीचे मनुष्य लिखें। मैं फिर से दोहराती हूँ, कुत्ता, कौवा, सांप, बंदर, सूरजमुखी, ज्वार और मनुष्य। शिक्षक, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने अपने समूह में चर्चा करें कि यहाँ लिखी गई चीजों में प्रजनन किस तरह होता है। विद्यार्थियों, समय खत्म। शिक्षक,
ब्लैक बोर्ड पर लिखी चीजों में से किसी एक चीज की तरफ इशारा करके किसी समूह के एक छात्र से पूछें कि उसकी प्रजनन की क्या विधि है। अब बोर्ड पर लिखे किसी दूसरे जानवर की तरफ इशारा करके दूसरे समूह के एक छात्र से उसकी प्रजनन विधि पूछें। इसी तरह सभी जानवरों की प्रजनन विधियों के बारे में पूछें। दीदी, हमने भी इनकी प्रजनन विधियों के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले कुत्ता पिल्लों को जन्म देता है। फिर कौवा अंडे देता है। राजू, आगे मैं बताती हूँ। सांप भी अंडे देता है। अब फिर बंदर छोटे छोटे बंदरों को जन्म देता है। अब सूरजमुखी का पौधा बीजों के द्वारा जन्म लेता है। अब ज्वार भी बीजों के द्वारा ही उत्पन्न होता है। अंत में मनुष्य मतलब हम छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। शाबाश राजू और मुन्नी, तुमने विभिन्न सजीव वस्तुओं की प्रजनन विधियों की बिल्कुल सही सूची बनाई। शिक्षक, आपके छात्रों ने भी सही उत्तर दिए होंगे। अब हम दूसरी गतिविधि पर चलते हैं। शिक्षक, क्योंकि छात्र अभी भी समूह में बैठे ही हैं, उनसे कहें कि प्रत्येक छात्र अपने समूह को बताएं कि 3 साल पहले उसकी लंबाई और वजन लगभग कितना था। विद्यार्थियों, आप सभी अपनी 3 साल पहले की लंबाई और वजन पर चर्चा करें या अपने दोस्तों को बताएं कि आप पहले कितने दुबले थे। मुन्नी, तुम बताओ, 3 साल पहले तुम्हारी लंबाई और वजन क्या था? दीदी, 3 सालों में मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं वो फ्रॉक नहीं पहन सकती जो मैं पहली कक्षा में पहनती थी। अब वो मुझे बहुत कसी हुई लगती है। दीदी, मैं भी 3 सालों में बड़ा हो गया हूँ। पहले मैं बस इतना छोटा सा था, पर देखो अब मैं कितना लंबा हो गया हूँ। बिल्कुल सही बच्चों, पिछले 3 सालों में तुम लोग बड़े हो गए हो। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने भी अपने आप में इसी तरह के परिवर्तन महसूस किए होंगे। इसका मतलब है सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं या इनमें वृद्धि होती है। प्रिय शिक्षक और विद्यार्थियों, आज के कार्यक्रम में हमने सजीव और निर्जीव वस्तुओं के अंतर को जाना। कार्यक्रम के बाद अपने स्कूल के बगीचे में कुछ सब्जियों तथा फूलों के बीज लगाने में अपने विद्यार्थियों की मदद करें। साथ ही सजीव वस्तुओं की अन्य विशेषताओं को जानने में भी छात्रों की मदद करें। विज्ञान के अगले कार्यक्रम में हम जंतुओं का वर्गीकरण विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्ते। ये था सामाजिक विज्ञान विषय पर जानकारी देता कार्यक्रम झिलमिल। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की पहल। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, घर पर ही क्लास लगेगी। जी हाँ, आकाशवाणी और विविध भारती के मध्य प्रदेश स्थित केंद्रों से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रेडियो स्कूल, सोमवार से शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। और आप स्थानीय शासकीय स्कूल के शिक्षक से संपर्क कर जुड़ सकते हैं डिजिलेब व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां आपको मिलेगी अध्ययन सामग्री। साथ ही स्थानीय केबल नेटवर्क पर भी कई शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। और 11 मई से दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर कार्यक्रम होगा क्लासरूम, जिसमें कक्षा 10वीं के लिए दिन के 12 बजे से 1 बजे तक और कक्षा 12वीं के लिए दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक लगेगी क्लास। अतः सभी पालकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों को इन गतिविधियों से जुड़ने के लिए सहयोग करें। अब हम आपको सुनवाते हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन।
ध्यान रहे कि यह कार्यक्रम भी पिछले कार्यक्रम की तरह परस्पर रेडियो संवाद पर आधारित है। इसमें भी रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि की जानी है। छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावक रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार बच्चों से गतिविधियां अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। हे राजू, हे चंदा, कम ऑन। Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. We shall listen and learn English, come let us go to school. We shall listen and learn English, come let us go to school. You're listening to English is Fun, Lesson 39. Dear teacher and students, अपने पिछले पाठ में हमने एक नए गीत से काउंटिंग का अभ्यास किया और साथ ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी अभ्यास किया। आज के पाठ में हम गिव अर्थात देना और टेक अर्थात लेना शब्दों के अर्थ सीखेंगे और साथ ही शरीर के अंगों के नाम, क्रिया शब्दों और आकारों का अभ्यास करेंगे। गुड मॉर्निंग सियान। गुड मॉर्निंग तुलसी। Good morning, Tulsi. Good morning, Sian. Good morning. Good morning, teacher and students. Raju, let's sing the good morning song. शिक्षक कृपया छात्रों को राजू और चंदा के साथ गीत गाने को कहें। आप भी शामिल हों। Good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning. Fine, thank you. Good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning. Fine, thank you. Good morning. शिक्षक, अब हम गिव अर्थात देना और टेक अर्थात लेना शब्दों के अर्थ सीखेंगे। कृपया छात्रों को रेडियो पात्रों की बातचीत ध्यान से सुनने को कहें। Chanda, look, I have 5 oranges. Raju, I like oranges. Yes, Chanda, I will give you 1 orange. राजू, तुम बहुत अच्छे हो ना, इसलिए एक ऑरेंज चंदा को दे दो। Yes, I will give 1 orange to Chanda. शिक्षक कृपया छात्रों को गिव शब्द का अर्थ स्थानीय बोली में समझाएं। Chanda, please take this orange. I like oranges. Thank you, Raju. शिक्षक कृपया छात्रों को टेक शब्द का अर्थ स्थानीय बोली में समझाएं। Raju, I have 2 bananas. I will give you a banana. Raju, take 1 banana from Chanda. Raju, please take this banana. I like bananas. Thank you, Chanda. शिक्षक कृपया छात्रों से पूछें
कि राजू ने चंदा को क्या दिया। वन ऑरेंज, गुड। शिक्षक कृपया छात्रों से पूछें कि चंदा ने राजू को क्या दिया। वन बनाना, गुड। शिक्षक अब हम एक गतिविधि करेंगे। कृपया चौक का एक टुकड़ा या एक पेन लें और छात्रों से कहें कि आगे जो हो रहा है उसे ध्यान से सुने और देखें, क्योंकि आप उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। शिक्षक अब किसी एक बॉय को चौक दें और उसे खड़े होने को कहें। शिक्षक अब उस बॉय से उससे थोड़ी दूर पर बैठी गर्ल का नाम लेते हुए कहें, गिव द चॉक टू, जिससे वह बॉय उस गर्ल के पास चलकर जाए और उसे चॉक दे सके। शिक्षक अब उस गर्ल से उससे थोड़ी दूरी पर बैठे किसी दूसरे बॉय का नाम लेते हुए कहें, गिव द चॉक टू। इसी प्रकार फिर उस गर्ल से दूरी पर बैठे किसी बॉय का नाम लेते हुए कहें, गिव द चॉक टू, जिससे छात्र एक दूसरे के पास चलकर जाएं और चॉक दे सकें। शिक्षक अब किसी अन्य छात्र से कहें कि टेक द चॉक, जिससे वह छात्र उस बॉय के पास जाकर उससे चॉक ले ले। शिक्षक अब किसी अन्य गर्ल जिसने अभी तक इस गतिविधि में भाग नहीं लिया है से कहें, टेक द चॉक फ्रॉम द बॉय, जिससे वह उस बॉय के पास चलकर जाए और उससे चॉक ले ले। अब उस गर्ल से कहें, गिव द चॉक टू अनदर गर्ल। ध्यान दें कि वह गर्ल दूसरी गर्ल के पास चलकर जाए और उसे चॉक दे। शिक्षक अब बाकी कक्षा से पूछें कि गिव और टेक शब्दों में क्या अंतर है। शिक्षक कृपया छात्रों के साथ गिव और टेक शब्दों के अर्थ का अभ्यास करें। यदि हो सके तो छात्रों को आपके बाद गिव और टेक शब्द दोहराने को कहें। थैंक यू टीचर। कृपया इस गतिविधि को प्रसारण के बाद भी कराएं, जिससे छात्र गिव और टेक का अभिनय करते हुए इन शब्दों के अर्थ का अभ्यास कर सकें। शिक्षक अब हम थैंक यू अर्थात धन्यवाद और प्लीज अर्थात कृपया
शब्दों के अर्थ सीखेंगे। Raju, look, I have 2 mangoes. Chanda, please give me 1 mango. Yes, Raju. Thank you, Chanda. I like mangoes. Chanda, Raju, look, I have 3 oranges. Tulsi, please give me 1 orange. Yes, Chanda. Thank you, Tulsi. I like oranges. Tulsi, give me 1 orange. हाँ राजू, लेकिन तुम्हें अच्छे से कहना चाहिए। जैसा चंदा ने कहा, तुम्हें प्लीज शब्द का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक कृपया छात्रों को स्थानीय बोली में बताएं कि तुलसी ने राजू से क्या कहा। छात्रों को ध्यान से सुनने को कहें कि राजू इसी बात को दूसरी बार कैसे कहेगा। Tulsi, please give me 1 orange. Yes, Raju. शिक्षक छात्रों से पूछें कि राजू ने तुलसी से फिर से ऑरेंज क्या कहकर मांगा। उन्हें याद दिलाएं कि जब वे किसी से कुछ मांगते हैं तो इंग्लिश में प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं। I like oranges. राजू, तुम कुछ बोलना भूल गए हो। शिक्षक छात्रों से पूछें कि राजू तुलसी से क्या बोलना भूल गया है। यदि वे नहीं जानते तो उन्हें राजू का वाक्य ध्यान से सुनने को कहें। Oh, thank you. Thank you, Tulsi. शिक्षक अब छात्रों से पूछें कि जब तुलसी ने राजू को ऑरेंज दिया तो राजू तुलसी से क्या बोलना भूल गया था। उन्हें याद दिलाएं कि जब कोई व्यक्ति उन्हें कुछ देता है तो उसे थैंक यू कहना चाहिए। मुझे लगता है कि अब मेरे पास केवल एक ही ऑरेंज बचा है, लेकिन यह मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे राजू और चंदा के साथ बांटकर खाना अच्छा लगता है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे प्यारे दोस्त हैं। गुड बाय राजू और चंदा। गुड बाय तुलसी। शिक्षक कृपया छात्रों को फिर से बताएं कि हम प्लीज और थैंक यू शब्द का प्रयोग कब करते हैं। उन्हें यह भी बताएं कि तुलसी ने राजू और चंदा के साथ ऑरेंज बांट कर खाया था। गुड। शिक्षक, अब हम नोनी बाबू खेल खेलेंगे। छात्रों से कहें कि वे रेडियो ध्यान से सुने। जब नोनी बाबू प्लीज शब्द का प्रयोग करेंगे, तभी उन्हें निर्देशानुसार अभिनय करना होगा। यदि वे गलत समय में अभिनय करेंगे तो उन्हें अपने स्थान पर बैठना होगा। कृपया निश्चित करें कि छात्र यह समझ गए हैं कि उन्हें केवल तभी अभिनय करना है जब नोनी बाबू सेज प्लीज बोला जाए। Ready, teacher? Ready, students? Noni Babu says, students, stand up. शिक्षक, क्या छात्र खड़े हुए? यदि हाँ, तो उन्हें फिर से बताएं कि उन्हें प्लीज शब्द सुनने पर ही अभिनय करना है। यह केवल एक परीक्षा थी। अब हम खेल की शुरुआत करेंगे। Noni Babu says,
Students, please clap your hands. Noni Babu says, Students, please stand up. Noni Babu says, Students, stamp your feet. शिक्षक जिन छात्रों ने स्टैम्प किया है उन्हें बैठने को कहें. Noni Babu says, Students, please touch your nose. Noni Babu says, Students, please close your eyes. Noni Babu says, Students, open your eyes. शिक्षक जिन छात्रों ने अपनी आईज ओपन की हैं, उन्हें बैठने को कहें. Noni Babu says, Students, please open your eyes. Noni Babu says, Students, please open your mouth. Noni Babu says, Students, please close your mouth. Noni Babu says, Students, please snap your fingers. Noni Babu says, Students, touch your toes. शिक्षक जिन छात्रों ने अपने टोज को छुआ है, उन्हें बैठने को कहें. Noni Babu says, Students, please put your hands up. Noni Babu says, Students, please put your hands down. Noni Babu says, Students, please sit down. Noni Babu says, Thank you, students. शिक्षक अब हम बूम बूम गीत के साथ शरीर के विभिन्न अंगों के नाम का अभ्यास करेंगे. Chanda, do you know the parts of body? Yes, I do. Let's play the touch game. How do we play the touch game? You have to touch the part of the body I name. शिक्षक कृपया छात्रों से कहें कि राजू जिस अंग का नाम लेगा उसे बूम 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 की आवाज सुनने पर उन्हें छूना होगा. आप भी इस गतिविधि में शामिल हों. Touch your hair. Boom, boom, boom. Touch your neck. Boom, boom, boom. Touch your chin. Boom, boom, boom. Touch your arm. Boom, boom, boom. Oh, that was fun. Raju, do you know the body parts song? Yes, I do. Let's sing it together. शिक्षक
कृपया छात्रों को चंदा के साथ अभिनय करते हुए गीत गाने को कहें। कृपया उनकी मदद करें। Let's sing the Boom Boom song again. Touch your mouth, boom, boom, boom. Touch your leg, boom, boom, boom. Touch your chin, boom, boom, boom. Touch your toes, boom, boom, boom. Touch your mouth, boom, boom, boom. Touch your leg, boom, boom, boom. Touch your chin, boom, boom, boom. Touch your toes, boom, boom, boom. शिक्षक, अब हम आकारों का अभ्यास करेंगे। कृपया ब्लैक बोर्ड पर एक सर्कल और एक रेक्टेंगल बनाएं। शिक्षक कृपया सर्कल अर्थात गोल शब्द का अर्थ छात्रों को स्थानीय बोली में बताएं। Teacher, please review the meaning of rectangle with students in local language. शिक्षक कृपया रेक्टेंगल अर्थात आयत का अर्थ छात्रों को स्थानीय बोली में बताएं। शिक्षक कृपया एक गर्ल को सामने आकर ब्लैक बोर्ड में बने सर्कल को छूने को कहें। यदि उसने सही चित्र को छुआ है तो पूरी कक्षा को उसके लिए ताली बजाने को कहें, और यदि उसने सर्कल को नहीं छुआ तो छात्रों को याद दिलाएं कि कौन सा चित्र सर्कल है। शिक्षक अब एक बॉय को सामने आकर ब्लैक बोर्ड में बने रेक्टेंगल को छूने को कहें। यदि उस बॉय ने सही चित्र छुआ है तो पूरी कक्षा को उसके लिए ताली बजाने कहें, और यदि रेक्टेंगल को नहीं छुआ तो छात्रों को याद दिलाएं कि कौन सा चित्र रेक्टेंगल है। शिक्षक, अब हम अभ्यास करने के लिए आपको किसी एक आकार की ओर इशारा करके
उसका नाम बोलने को कहेंगे। कृपया छात्रों से रेडियो कलाकारों द्वारा दिए जा रहे निर्देशों को ध्यान से सुनने को कहें। शिक्षक कृपया सर्कल की ओर इशारा करें और कहें सर्कल। स्टूडेंट्स से सर्कल। स्टूडेंट्स से अगेन सर्कल। शिक्षक अब रेक्टेंगल की ओर इशारा करें और कहें रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स से रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स से इट अगेन रेक्टेंगल। शिक्षक अब एक एक करके छात्रों को सामने बुलाएं और सर्कल या रेक्टेंगल की ओर इशारा करके उस आकार का नाम लेने को कहें। आपके पास उस गतिविधि के लिए 45 सेकंड का समय है। जितने अधिक छात्रों से संभव हो यह गतिविधि कराएं। ध्यान दें कि छात्र सर्कल और रेक्टेंगल शब्द ठीक तरह बोल रहे हैं या नहीं। गुड वर्क स्टूडेंट्स। शिक्षक कृपया सर्कल और रेक्टेंगल को ब्लैक बोर्ड में बने रहने दें, क्योंकि अगले अभ्यास में हम इसका उपयोग करेंगे। You have been listening to English is Fun, Lesson 39. डियर टीचर एंड स्टूडेंट्स, आज के पाठ में हमने प्लीज, थैंक यू, गिव और टेक शब्दों के अर्थ सीखे। इसके साथ ही हमने हियर, देयर शरीर के अंगों के नाम और कुछ क्रिया शब्दों का अभ्यास किया। अगले पाठ में हम थैंक यू, ऑन, अंडर, नंबर्स और आकारों का अभ्यास करेंगे। शिक्षक आपको अगले पाठ के लिए एक डस्टर, चॉक का एक टुकड़ा या एक पेंसिल और एक नोटबुक की जरूरत होगी। ये था अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। बच्चों, आपको दोनों ही कार्यक्रम पसंद आए होंगे, तो कल इसी समय झिलमिल और इंग्लिश इज फन के साथ फिर उपस्थित होंगे रेडियो स्कूल में। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक मध्य प्रदेश